आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए अपनी ही गाड़ी के अंदर 3 दिन और 3 रात तक इस कदर दर्द और तकलीफ से गुजरती है जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगी। सो हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मैलरी को देखते हैं जो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से गाड़ी ड्राइव करती हुई जा रही होती है। दरअसल उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसका और उसके फियांसे के बीच कुछ अनबन चल रही है, इसलिए शादी को लेकर वह ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन शादी की तैयारी के लिए उसे पास के शहर जाना था और वहां पहुंचने के लिए उसे एक शॉर्टकट भी नजर आती है। रास्ते में उसकी बहन एला वीडियो कॉल करती है। उसकी बहन ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है और पढ़ाई खत्म करके वहीं पर सेटल होना चाहती है। वो मैलरी को बताती है कि शादी में आने के लिए उसने अब तक फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की है, क्योंकि वह चाहती है कि मैलरी पहले डिसाइड कर ले कि वह सचमुच इस शादी से खुश है या नहीं। तो मैलरी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, वह खुश है। इसके बाद मैलरी गाड़ी ड्राइव करते हुए अकेले रास्तों पर निकल पड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक शॉर्टकट रोड ले लेती है। रोड तो अच्छा था और शहर जाने के लिए यही एक रास्ता था जिससे वह जल्दी पहुंच सकती थी। फिर वह म्यूजिक चलाती है और थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन काफी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाती है। वह उतरकर इंजन चेक करती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे लग रहा था कि अब तो वह फंस चुकी है और यहाँ उसके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ समय गाड़ी में बैठकर सोचती रहती है कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी हेल्प कर दे। फिर जब वह एक एनर्जी ड्रिंक निकाल के खोलने लगती है तभी वह कैन फट जाता है, जिससे उसका शर्ट खराब हो जाता है। फिर वह गाड़ी के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगती, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है जिसे देखकर वह घबरा जाती है। पर वह लड़का मैलरी से अच्छे से पेश आता है और अपना नाम क्रिश्चियन बताता है। उसकी बातें सुनकर मैलरी थोड़ी रिलैक्स होती है कि चलो कोई तो मिल गया जो उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद क्रिश्चियन उसकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, मगर इस बीच मैलरी को एक अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि क्रिश्चियन था तो एक अजनबी लड़का उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह गाड़ी ठीक भी कर देता है। मैलरी उसकी मदद से इम्प्रेस हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करके पैसे देने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन मना कर देता है और सेफली ड्राइव करने के लिए कहता है। इसके बाद मैलरी गाड़ी लेकर निकलने लगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने इतनी मदद की और अब वह पैदल जा रहा है, तो इंसानियत के नाते वह उसे लिफ्ट देने का फैसला करती है और उसे अपने साथ ले लेती है। अब दोनों एक साथ सफ़र करने लगते हैं और बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मैलरी के लिए क्रिश्चियन एक स्ट्रेंजर था, लेकिन वह बहुत ही नाइसली बात करता है और मैलरी को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वह काफ़ी डिसेंट लड़का है। उसकी बातें सुनकर मैलरी भी अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है कि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है और उसी की तैयारी के लिए वह शहर जा रही है। और इस दौरान क्रिश्चियन मैलरी से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे मैलरी इग्नोर कर देती है। लेकिन बातों बातों में क्रिश्चियन का बिहेवियर धीरे धीरे अजीब होने लगता है। वह कहता है कि किस्मत ने हमें मिलाया है और यह सब कुछ शायद ऐसे ही होना था। फिर गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे मैलरी को एहसास होता है कि यह आदमी उतना शरीफ नहीं जितना दिखता है। उसकी बातों से वह अनसेफ महसूस करती है और गाड़ी रोककर कहती है कि बहुत हो गया, अब गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन क्रिश्चियन की नीयत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। वह इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। वह चाकू निकाल लेता है और मैलरी को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाओ और चिल्लाने की कोशिश मत करना। तो डर के मारे वो गाड़ी चलाने लगती है। इसके बाद मैलरी पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है कि जब गाड़ी ठीक हो गई थी तो तुम वहाँ से निकल जाती, फिर क्यों मुझे लिफ्ट दिया? अब तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी हो, इसलिए चलो मेरे साथ। पास में ही मेरा एक घर है, वहाँ हम दोनों साथ में रात बिताएंगे। मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वह देखती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और तभी रास्ते में एक टर्निंग भी नजर आती है। इसके बाद वह अचानक स्पीड बढ़ा लेती है और जानबूझकर टर्निंग में जाते ही गाड़ी को खाई में गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि मैलरी अब गाड़ी में उल्टी लटकी हुई है। उसका एक पैर बुरी तरह सीट में फंस गया है और वह हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं क्रिश्चियन सीट बेल्ट
ना पहनने की वजह से गाड़ी के बाहर गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन मेलेडी की हालत उससे ज्यादा खराब थी। वह अपना पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोड के बीच फंसने की वजह से पैर निकाल पाना नामुमकिन था। फिर उसे क्रिश्चियन का चाकू पड़ा हुआ नजर आता है, तो उसके होश में आने से पहले मैलरी बड़ी मुश्किल से चाकू ले लेती है। तभी क्रिश्चियन होश में आकर उसके पास आ जाता है और उससे पहले मैलरी चाकू छुपा लेती है। क्रिश्चियन देखता है कि मैलरी का एक पैर फंस गया है और वह किसी की मदद के बिना बाहर नहीं निकल सकती। फिर वह मुस्कुराकर कहता है कि निकल सकती हो तो खुद निकलो, मैं कोई भी मदद नहीं करूंगा। फिर उसे गाड़ी में उल्टा लटकता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता। मैलरी रिक्वेस्ट करने लगती है, पर वह एक बात भी नहीं सुनता। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड से काफी नीचे आ गई थी और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक नदी है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। अभी तक पैर फंसा हुआ था और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती है। वह इधर उधर देखती है तो गाड़ी में उसका एक कपड़ा मिलता है, जिसे वह पहन लेती है और गाड़ी की हीटर भी ऑन कर देती है ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिले। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि जिस जगह पर वह फंसी है वह एक जंगली इलाका है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि जंगली जानवर उसके आसपास मंडरा रहे हैं। इसीलिए वह जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ कर देती है ताकि जानवर पास ना आए। यह तरीका काम भी कर जाता है और वह किसी तरह इस रात को बिताने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह जागती है तो उसके आसपास अभी भी कुछ जानवर थे, तो वह मिरर में देखने की कोशिश करती है कि कोई हमला करने वाला जानवर तो नहीं है। पर किस्मत अच्छी थी कि वहाँ सिर्फ कुछ हिरण नजर आ रहे थे। तभी अचानक वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है, जो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट में बाहर गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वह मैलरी के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे मैलरी की हालत देखकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, बल्कि एक साइको की तरह मैलरी की तकलीफ देखकर खुश होने लगता है। मैलरी कहती है कि प्लीज कम से कम मुझे थोड़ा पानी और खाने के लिए कुछ दे दो, लेकिन क्रिश्चियन चिढ़ाते हुए उसके सामने बैठकर आराम से खाना पीना शुरू कर देता है। फिर कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। मैलरी बहुत भूखी और प्यासी थी, इसलिए वह मान जाती है। फिर वह बेशर्मों की तरह पूछने लगता है कि तुम पहली बार कब और किसके साथ इंटीमेट हुई थी। तो मैलरी ना चाहते हुए भी जवाब देती है कि उस वक्त वह 17 इयर्स की थी तब। फिर वह कहता है कि उस वक्त को इमेजिन करके दिखाओ, तो मैलरी मजबूरी में वह भी करके दिखाती है। फिर वह कई तरह के बकवास सवाल करता है जिनका जवाब मैलरी दे देती है, लेकिन फिर वह हंसने लगता है कि तुमने सच में यकीन कर लिया। अफसोस, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। काश तुम मेरी बात मान लेती तो इतना बदतर मौत नहीं मिलता। फिर वह बताता है कि यहाँ से कुछ दूर मैंने एक केबिन देखा है जो शायद किसी फैमिली का है, लेकिन फिलहाल वह खाली है और तुम केयरफुल रहना, क्योंकि ज्यादा देर तक शायद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। यह सब कहकर वह चला जाता है, लेकिन मैलरी रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, ऐसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब दूसरी रात आती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा और बहुत ही ठंड होती है। उसका पैर भी सुन पड़ चुका था, लेकिन इस बार फॉर्चुनेटली उसे गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है, जिससे वह कुछ कागज और सामान जलाने लगती है ताकि थोड़ी रोशनी और गर्मी मिल सके। फिर वह थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए सो जाती है, लेकिन कुछ समय गया और अभी नहीं होगा कि एक चूहा आकर उसे नोचने लगता है। वह घबराते हुए उठकर देखती है कि यहाँ बहुत सारे चूहे आ गए हैं, तो डर कर उन्हें भगाने लगती है और एक को मार भी देती है। अब वह तंग आ चुकी थी, क्योंकि ठंड, भूख और प्यास उसे अंदर से तोड़ रहे थे। फिर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि शायद चूहों का आना इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि अब कम से कम उसके पास खाने के लिए कुछ तो है। वह इतनी भूखी थी कि मजबूरी में उसे चूहे को आग में पका के खाना पड़ता है। उसे अजीब तो लगता है, पर कुछ खाए बिना भी रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद वह थोड़ा आराम कर लेती है। फिर अगली सुबह जब जागती है तो अचानक उसके फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन फ़ोन उसके पहुंच से थोड़ी दूर था, जिसे वह बहुत मुश्किल से अपने पास लाती है। अब मोबाइल देखकर उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद अब वह बच सकती है, लेकिन तभी फिर से क्रिश्चियन वहां आ जाता है, तो वह जल्दी से फ़ोन छुपा लेती है। अब क्रिश्चियन फिर उसी केबिन की बात करने लगता है कि केबिन में रहने वाली फैमिली वापस आ चुकी है,
लेकिन मैंने उनके ही केबिन में उन्हें बंद कर दिया है ताकि वह गलती से भी तुम तक ना पहुंच पाए। मगर अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन तभी मेलोडी का फ़ोन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वह ज़बरदस्ती करके उससे फ़ोन छीन लेता है। मेलोडी चिल्लाने लगती है क्योंकि यह उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह फ़ोन ले जाकर तोड़ देता है। इसके बाद वह बैग से एक हथौड़ा निकालता है, जो देखकर मेलोडी घबरा जाती है कि शायद वह उसे मारने वाला है। लेकिन फिर एक ब्लेड निकालकर उसे देता है तो मेलोडी घबराकर पूछती है कि इससे तुम क्या करने वाले हो। क्रिश्चियन कहता है कि यह ब्लेड इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपना पैर काटकर खुद को यहाँ से निकाल सको और यही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है, नहीं तो तुम यहाँ पर मारी जाओगी। मेलोडी रोने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊं? जो भी तुम चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता और आखिर में उसे ब्लेड देकर फिर से चला जाता है। अब मेलोडी ब्लेड को हाथ में लेकर उस टुकड़े को काटने की कोशिश करती है जहाँ पर उसका पैर फंसा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और गुस्से में उस ब्लेड को फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और उसे बहुत ही प्यास लगने लगती है क्योंकि उसे पानी पिए हुए काफ़ी समय गुजर चुका था। उसके पास में ही नदी थी, लेकिन काश वो वहाँ तक पहुँच पाती, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उसके अंदर जैसे जान आ जाती है। वह जी भर के पानी पीती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर कुछ देर बाद जब रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश और तूफान की वजह मैरा से सड़कें डूब रही हैं, इसलिए लोग मेन रोड छोड़कर शॉर्टकट रोड की तरफ जा रहे हैं। इससे वह समझ जाती है कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई गुजरेगा, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। अब जैसे ही वह गाड़ी रोककर उसके पास आने लगता है तो मेलोडी समझ जाती है और एक प्लान सोचती है। वह मरने का नाटक करने लगती है, जैसे कि वह पैर को काटते दौरान मर गई हो। इसके बाद क्रिश्चियन एक टॉर्च लेकर वहां आता है और चेक करने लगता है कि वह मर गई है या नहीं। तभी मौका मिलते ही मेलोडी उस पर चाकू से अटैक कर देती है और इस बीच उसकी गाड़ी की चाबी लेकर रिमोट की मदद से दरवाज़ा लॉक करके गाड़ी की सायरन बजा देती है और चाबी को दूर फेंकने का नाटक करती है ताकि वह भी यहाँ पर फंस जाए और रोड से गुजरते हुए लोग किसी की बंद पड़ी गाड़ी देखकर मदद के लिए वहाँ रुक जाए। लेकिन वही क्रिश्चियन रोड में जाकर गाड़ी की सायरन बंद कर देता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे बारिश की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वह ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी वहाँ गाड़ी मायरल लेकर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर क्रिश्चियन कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे पास केबिन तक छोड़ सकते हैं? लेकिन पुलिस की गाड़ी देखकर मेलोडी चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद करो और गाड़ी पर पत्थर से मारकर आवाज़ करने लगती है ताकि पुलिस ऑफिसर आवाज़ सुन ले। वही पुलिस ऑफिसर थोड़ी बहुत आवाज़ सुन भी लेता है और खाई की तरफ देखने लगता है, लेकिन तेज़ बारिश की आवाज़ से वह कंफ्यूज भी हो रहा था। साथ ही क्रिश्चियन उसे बोलने लगता है कि तूफान और ख़तरनाक होता जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। इसके बाद क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर को लेकर चला जाता है और मेलोडी लगातार चीखती रहती है, लेकिन अब कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार बारिश की वजह से पानी की लहरें गाड़ी को पास की नदी की ओर धकेलने लगती हैं और कुछ ही समय में गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से मेलोडी अब मुश्किल में पड़ जाती है। वह समझ जाती है कि अगर वह जल्दी कुछ नहीं करेगी तो ज़िंदा नहीं बच पाएगी। इसके बाद वह बहुत हिम्मत करके ब्लेड से अपने पैर को काटने की कोशिश करती है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और हल्का सा कट लगा भी लेती है कि तभी गाड़ी पानी में बहते हुए आखिरकार नदी में जा गिरती है और तभी उसका पैर भी निकल जाता है। इसके बाद वह गाड़ी से निकलकर बहुत मुश्किल से तैरते हुए किनारे तक आ जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी और जल्द से जल्द उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभालने के बाद वह पास से एक लकड़ी लेकर उसके सहारे आगे बढ़ने लगती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक केबिन है जिसके बारे में क्रिश्चियन ने बताया था। वह उसी की तलाश में आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाते ही उसे वह केबिन नज़र आने लगता है, लेकिन केबिन के पास जाते ही उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी।
वह समझ जाती है कि उस फैमिली को शायद क्रिश्चियन ने बंदी बनाकर रखा है। इसके बाद वह बहुत होशियारी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक उसके हाथ की लकड़ी एक बियर ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वह बच जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। होशियार रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह जानती थी कि क्रिश्चियन यहाँ पर ज़रूर होगा। फिर वह चुपके से एक कमरे में झांक कर देखती है कि एक लड़की को उसने बांध के रखा है और वही मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे अभी बचाने से खतरा हो सकता था। इसलिए आगे बढ़कर जब वह दूसरे रूम में देखती है तो वहाँ क्रिश्चियन उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह मार रहा था। वह सब कुछ देखती है पर अभी कोई एक्शन नहीं लेती। फिर धीरे धीरे अंदर जाती है और देखती है कि क्रिश्चियन ने सिर्फ उस लड़की को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेती है और चुपचाप अंदर जाकर उस लड़की को खोलने की कोशिश करती है। वहीं क्रिश्चियन दूसरे रूम में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रहा था, लेकिन मैलरी जल्दी जल्दी उस लड़की के हाथ खोलने की कोशिश करती है। तभी क्रिश्चियन की आवाज़ सुनकर वह दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इसके बाद रूम के अंदर आते ही मैलरी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यह देखकर वह लड़की भी क्रिश्चियन से भिड़ जाती है, लेकिन मैलरी उसको जल्दी भाग जाने के लिए कहती है और खुद उसके साथ लड़कर उससे बच निकलती है। लेकिन क्रिश्चियन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह सारे कमरों में मैलरी को ढूंढने लगता है। मैलरी एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी, पर वह उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। तभी मैलरी किसी तरह उसे मारकर दोबारा उससे बच निकलती है, लेकिन क्रिश्चियन फिर से उठता है और इस बार वह बाहर जाकर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक मैलरी पीछे से आकर हमला करके उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है और नीचे गिरते ही उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। अब क्रिश्चियन वैसे ही मुसीबत में फंस चुका था जैसे मैलरी फंसी हुई थी। इसके बाद मैलरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और क्रिश्चियन को उसका चाकू देकर कहती है, क्या तुम्हें हेल्प की कोई ज़रूरत है? तुमने जैसे मुझे ब्लेड दिया था वैसे ही मैं तुम्हारा चाकू लौटा रही हूँ। ये लेकर अपना पैर काट लो और यही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। क्रिश्चियन दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन उसने जो भी किया इन सब का अंजाम ऐसे ही होना था। फिर मैलरी किस्मत की बात करती है कि शायद तुम सही कह रहे थे, रास्ते में हमारा मिलना और आखिर में इसी तरह तुम्हारा बेमौत मरना शायद किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। अफसोस तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है। इसके बाद वह क्रिश्चियन को वहीं पर तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ बस देती है और उस लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।